हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या क्या आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, वो सब हम आज की वीडियो में जो कवर है वो करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखिए। देखिए, ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, ठीक है, तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्या आता है। सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का आपको एग्जाम दिया जाएगा। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। टोटल जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबर्स का नहीं है। या तो आप इंग्लिश में या तो आप हिंदी में पूरा पेपर दे सकते हैं। बात करें क्वेश्चंस की तो यहाँ से हम चालू करते हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसके आने के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या है बताइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनईपी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप एनईपी के बारे में जानकारी, ठीक है, उसकी विशेषताएं, ये सारी चीजें आप पहले से ही पढ़ के जाइए, ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना हो ये सोचने में कि एनईपी की क्या विशेषताएं हैं, एनईपी क्या है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लाई गई थी, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या है आपको बतानी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे एनईपी के बारे में इंट्रोडक्शन, कि एनईपी क्या है, कब आई थी, इसमें क्या बताया गया था, ये किस लिए लाई गई थी, एक तो ये बता देंगे आप सारी चीजें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में एक अच्छा खासा आप इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मुख्य विशेषताएं। करते करते आप तकरीबन 6 से 7 या 8 से 9 आप मुख्य विशेषताएं लिखेंगे, ठीक है। कम से कम 8 से 9 आपको लिखनी होगी। देन जब आप मुख्य विशेषता अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, देन उसके बाद आपको लिखना है निष्कर्ष, ठीक है। आपने मुख्य विशेषताएं यहाँ पे लिख दी, उसके बाद अंत में आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। आपने ऊपर जितना भी कुछ बताया है ना, वो सारा का सारा आप उसका निचोड़ एक प्रकार से कहें तो वो आप निष्कर्ष के अंतर्गत बताएंगे, ठीक है। और सेम वही चीजें जो ऊपर आपने बताई है वही आपको बिल्कुल कम से कम शब्दों में नीचे निष्कर्ष के अंतर्गत बता देनी है, और आपका जो आंसर है कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके अच्छे खासे नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऐसा नहीं है कि नंबर कटेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल आपको फुल में से फुल नंबर मिलने के साथ बहुत कम होते, बट ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको गेन करने हैं। तो 20 में से अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं और सही प्रकार से एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन नंबर 20, ये जो क्वेश्चन है ये भी 20 का, मतलब 20-20 नंबर के आपके सारे क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें पूछा गया विद्यालय शैक्षिक निकायों के प्राथमिक कार्यों और जिम्मेदारियां क्या है, ठीक है। विद्यालय शैक्षिक निकायों के प्राथमिक कार्यों और जिम्मेदारियां क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। जिम्मेदारियां क्या है ये बताना है, और वे शैक्षिक संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन और सुधार में कैसे योगदान देते हैं, ठीक है। विद्यालय जो है वो क्या है, शैक्षिक निकायों के प्राथमिक कार्यों और जिम्मेदारियों क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और साथ के साथ ये भी बताना है कि वो शैक्षिक जो संस्थान है उनमें प्रभावी प्रबंधन करने के लिए और सुधार करने के लिए कैसे योगदान देते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन जो है वो 2 भागों में बांटा जा चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको 2 भागों में ही आंसर देना होगा। सबसे पहले आप यहाँ से लेकर ये जो ये पूछा गया है इसका आंसर देंगे कि क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, कार्य क्या है, जिम्मेदारियां क्या हैं, पहले आप ये बता देंगे। अब जब आप ये बता देंगे तो उसके बाद आपको बताना है कि जो शैक्षिक संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन और सुधार में कैसे योगदान देते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा में शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो कक्षा में शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है ये बताना। मतलब एक प्रकार से होता है ना कि भाई एक टीचर लगभग से लगभग इतने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, अगर उससे ज्यादा जो नंबर है स्टूडेंट के संख्या है वो बढ़ जाती है तो पढ़ाई में जो है कमाई कम जो होती है वो होती रहती है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो सेम यही पूछा गया है कि छात्र शिक्षक का जो अनुपात है कक्षा में शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी स्कूल स्तर पर शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने में कैसे योगदान देती है। ठीक है, यहाँ पे ये मेनली बस यही पूछा गया है कि जो एनसीईआरटी है ना वो स्कूल लेवल पर शिक्षण सीखने की जो प्रक्रिया है उसको किस तरह बढ़ाती है या किस तरह उसमें बढ़ाने में अपना योगदान देती है। ठीक है, कि भाई बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजें सीख सके, इस चीज को बढ़ाने के लिए वो कैसे अपना योगदान देती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मेनली एनसीईआरटी किताबों में किताबें बनाती है, ठीक है, किताबों का जो सिलेबस होता है वो तैयार करती है, तो उसके माध्यम से जो एनसीईआरटी है वो बच्चों को नई नई चीजें सीखने में, ठीक है, और जानकारी प्राप्त करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इसमें आपसे पूछा गया है शिक्षा का निजीकरण समाज के सभी वर्गों के बीच शैक्षिक अवसरों की समानता को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें मेनली बस ये पूछा गया है कि अगर एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो समाज में जितने भी वर्ग हैं, ठीक है, उनके पास शिक्षा का जो अवसर है, शिक्षा के जो अवसर है, ठीक है, शैक्षिक जो अवसर उनके पास है एजुकेशन प्राप्त करने के, ठीक है, उसकी समानता किस हद तक प्रभावित होगी और कैसे प्रभावित होगी ये आपको बताना है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम लोग एजुकेशन को प्राइवेट कर देते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कोचिंग्स हो जाएंगे, देन क्या होगा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं शायद वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो उनके पास जो शैक्षिक अवसर होंगे, ठीक है, जो कि इस समय है वो उस समय उनके पास नहीं होंगे। ठीक है, तो समानता का जो अवसर है वो भी वहां से हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पॉइंटों में बताना है कि भाई वो कैसे उन चीज को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, शिक्षा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो वित्तीय सहायता है, जो फाइनेंशियली आप कहें असिस्टेंस है, कि फाइनेंस के तौर पे हेल्प करता है स्कूल्स की, तो मतलब एजुकेशन की, ठीक है, तो उसमें केंद्र सरकार का क्या रोल है और फिर राज्य सरकार का क्या रोल है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, केंद्र सरकार किस प्रकार से हेल्प करती है, राज्य सरकार किस प्रकार से हेल्प करती है, ठीक है, एजुकेशन के सेक्टर में फाइनेंशियली, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे यहाँ पूछा गया है फर्जी विश्वविद्यालय की बहुतायात के कारण उच्च शिक्षा प्रणाली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फर्जी विश्वविद्यालय आप कहें कि जो फ्रॉड का एक प्रकार से होता है ना, कि फर्जी नकली जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, उनकी बहुतायात के कारण अब क्या हो रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन जो सिस्टम है को किन किन समस्याओं का, जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, वो चुनौतियां आपको यहाँ पे बतानी है कि भाई हायर एजुकेशन जो सिस्टम है वो फर्जी या फिर हम कहें जो फेक यूनिवर्सिटीज हैं उनके कारण कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, चुनौतियां आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ठीक है, यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। टॉपिक आपके पास 3 टॉपिक हैं, किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, हर एक टॉपिक 10 नंबर का। पहला जो टॉपिक है वो है आपका प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रभाव। प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, जो आप कहें कि प्राइमरी एजुकेशन है, के सार्वभौमिकरण पर शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्या प्रभाव पड़ा ये आपको यहाँ पे बताना है। बी में आपसे पूछा गया सामान्य विद्यालय प्रणाली, ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम जो है उसके ऊपर आपको एक नोट लिख सकते हैं, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इनके ऊपर आप लिख सकते हैं। आप देखिए, जो 8वें क्वेश्चन को अगर हम कहें तो 8वें क्वेश्चन में ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कंफर्म यही आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट चेंज होते रहते हैं, बट 8वें क्वेश्चन से पहले जो बचे हुए 7 क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपका एनईपी का क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा सकता है। उसके बाद हम लोग कहें तो ये जो प्रभावित करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि भाई ये सिचुएशन है, इसमें कौन कैसे प्रभावित हो रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चैप्टर की बेसिक डिटेल एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है, कि भाई विशेषताएं आपको अंदाजा में, आपको आइडिया में रही कि हाँ ये विशेषताएं हो सकती है, ये चुनौतियां सामने आ सकती हैं, ठीक है, ये कारण हो सकते हैं, ये सारी चीज आपको एक बेसिक बार पता होनी चाहिए, तभी एक आप अच्छा जो आंसर है वो वहां पे एग्जाम हॉल में लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ के आइएगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बेसिक डिटेल्स और एनईपी की बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित की चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के
आंसर, कंप्लीट आंसर वीडियो भी चाहिए जिसमें हम लोग एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाएंगे कि आंसर किस प्रकार से लिखना है, तो प्लीज आप कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे, हम जल्द से जल्द ये जो वीडियो है आंसर वीडियो आपके लिए लाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जाने से पहले आप लोग हमारे एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप हम लोगों के साथ वहां पे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो, आपको उसका आंसर चाहिए हो, हमें मैसेज करिए, हम लोग उसका आपका आंसर चैट में ही आपको दे देंगे। साथ के साथ आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी, DUSL। इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक आपकी हेल्प करेगा हर तरह से। ठीक है, तो ऐप को एक बार चेक जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।